अंग्रेजी को स्मूथ बनाने वाले कुछ छोटे छोटे शब्द होते हैं जो असल में गुमनाम हीरो की तरह काम करते हैं। तो चलिए आज इन्हीं शब्दों यानी प्रोनाउंस की छिपी हुई ताकत को समझते हैं। चलिए इसको एक आसान उदाहरण से समझते हैं। बार बार एक ही नाम को दोहराना कितना अजीब लगता है ना? बस यहीं पर प्रोनाउंस अपना जादू दिखाते हैं। देखिए कैसे एक छोटे से शब्द वह ने पूरे सेंटेंस को कितना नेचुरल और सुनने में अच्छा बना दिया। तो शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से। प्रोनाउन को ना किसी नाटक के अंडर स्टडी की तरह समझ सकते हैं। जब मेन एक्टर यानी कि नाउन को आराम चाहिए होता है तो प्रोनाउन उसकी जगह ले लेता है ताकि शो चलता रहे। तो आखिर ये प्रोनाउन है क्या चीज? बहुत ही सिंपल है। ये बस एक ऐसा शब्द है जो नाउन यानी संज्ञा की जगह लेता है। इसका बस एक ही मिशन है, बार बार दोहराने से बचना और हमारी भाषा को सुंदर और सरल बनाना। तो ये छोटे छोटे शब्द इतना बड़ा बदलाव लाते कैसे हैं? ये हमें बार बार नाम लेने की मेहनत से बचाते हैं, जिससे हमारे सेंटेंस छोटे और एकदम क्लियर हो जाते हैं। और इसका नतीजा, चाहे हम बोल रहे हों या लिख रहे हों, हमारी भाषा में एक नेचुरल फ्लो आ जाता है। अब मिलते हैं प्रोनाउंस की दुनिया के असली सितारों से, पर्सनल और पॉसेसिव प्रोनाउंस। ये बताते हैं कि कौन क्या है और किसका क्या है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फर्क समझना जरूरी है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस के बीच का। सब्जेक्ट प्रोनाउन आसान भाषा में एक्शन करने वाला होता है, जैसे मैं खुश हूं, मैं। और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन उस पर एक्शन का असर होता है, जैसे उसने मुझे मदद की, मैं मुझे। और पॉसेसिव प्रोनाउंस, इनका काम है पोजेशन यानी अधिकार दिखाना। ये सीधे सीधे उस सवाल का जवाब देते हैं, भाई ये किसका है? जैसे ये किताब मेरी है या वो घर हमारा है। अब कुछ ऐसे खास प्रोनाउंस पर नजर डालते हैं जो किसी चीज की तरफ इशारा करने या अपनी बात पर जोर देने जैसा स्पेशल काम करते हैं। इन्हें हम प्रोनाउन टीम का स्पेशलिस्ट भी कह सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को समझना तो बच्चों का खेल है। अगर कोई चीज पास है तो दिस या दीज, और अगर दूर है तो दैट या दोज। सिंपल। ये शब्द उंगली से इशारा करने की तरह काम करते हैं और बताते हैं कि हम ठीक ठीक किस चीज की बात कर रहे हैं। यहाँ एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एक्शन घूमकर वापस सब्जेक्ट पर ही आ जाता है, जैसे मैंने खुद को चोट पहुंचाई, जबकि एम्फैटिक प्रोनाउन का काम सिर्फ अपनी बात पर वजन डालना है, जैसे ये काम मैंने खुद किया है। हमारा अगला ग्रुप है जासूसों और पुल बनाने वालों का। जी हाँ, कुछ प्रोनाउंस जासूस की तरह सवाल पूछकर जानकारी निकालते हैं, तो कुछ एक इंजीनियर की तरह दो वाक्यों के बीच में पुल बना देते हैं। ये हमारे जाने पहचाने दोस्त हैं, कौन, क्या, किसका, किसे। जब ये शब्द किसी संज्ञा की जगह लेकर सवाल पूछते हैं तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन कैसे काम करता है? देखिए, यहाँ जो शब्द दो अलग अलग आइडियाज को, यह एक किताब है और मुझे यह किताब पसंद है, को जोड़कर एक स्मूथ सेंटेंस बना रहा है। कितना आसान हो गया। अब बात करते हैं उन प्रोनाउंस की जो तब काम आते हैं जब हमें किसी खास व्यक्ति या चीज का नाम नहीं लेना होता। ये है हमारी इंडेफिनिट प्रोनाउंस की टीम। शब्द जैसे कोई, हर कोई, कुछ, कई, ये सब इसी टीम का हिस्सा हैं। हम इनका इस्तेमाल तब करते हैं जब ये बताना जरूरी नहीं होता कि हम ठीक ठीक किसकी बात कर रहे हैं। इसको एक मजेदार उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कोई पूछता है, दरवाजे पर कौन है? जवाब हो सकता है कोई है या कोई नहीं है। देखा, हमने किसी का नाम नहीं लिया, फिर भी जवाब पूरा हो गया। तो अब जब हम अलग अलग तरह के प्रोनाउंस से मिल चुके हैं, तो चलिए इनके इस्तेमाल के 3 सुनहरे नियमों पर भी एक नजर डाली लेते हैं। इन 3 नियमों को हमेशा याद रखना चाहिए। पहला, प्रोनाउन हमेशा उस संज्ञा से मैच करना चाहिए जिसकी वो जगह ले रहा है। दूसरा, लोगों के लिए ही या शी और चीजों के लिए इट का सही इस्तेमाल करें। और तीसरा, एक ही वाक्य में बार बार प्रोनाउन का संदर्भ बदलकर पढ़ने वाले को कंफ्यूज ना करें। बस ये 3 बातें अंग्रेजी को और भी बेहतर बना सकती हैं। तो हमने देखा कि प्रोनाउंस कैसे हमारी भाषा को सरल और सुंदर बनाते हैं। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या ये शब्द सिर्फ व्याकरण का हिस्सा है या ये हमारे सोचने के तरीकों को भी आकार देते हैं? जरा सोचिए, अगर किसी भाषा में ऐसे प्रोनाउंस हों जो हमारी भाषा में है ही नहीं, तो क्या उनका दुनिया को देखने का नजरिया हमसे अलग होगा?